नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर आपके लिए बहुत ही रोचक विषय लेकर आई हूँ। हमारे विषय का नाम है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और परिभाषा। इसके प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य साहित्य प्रारंभ में छपाई आदि के अभाव में गद्य को कंठस्थ करना असंभव था, अर्थात गद्य को कंठस्थ करना संभव नहीं था। पद्य याद किया जा सकता था, इसलिए हिंदी का प्रारंभ पद्य रचना से हुआ। हिंदी का प्रारंभ कहाँ से हुआ बच्चों? हिंदी का प्रारंभ पद्य रचना से हुआ। हिंदी पद्य का प्रारंभ तो लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में हो गया था, किंतु इसका व्यवस्थित रूप 10वीं शताब्दी में ही हो पाया। बच्चों, इसका जो व्यवस्थित रूप था वो 10वीं शताब्दी में ही हो पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रारंभ संवत 1050 से मानते हैं। हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका प्रारंभ संवत 1050 से मानते हैं। यह काल विभाजन तथा नामकरण उस काल विशेष में पाई जाने वाली प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया। बच्चों, काल का जो विभाजन किया गया उस समय की प्रवृत्ति के आधार पर किया गया। उस समय की प्रवृत्ति के आधार पर कालों का विभाजन किया गया। उदाहरण के लिए देखेंगे, वीर गाथा काल में वीर गाथाओं की प्रधानता थी, इसलिए उसे वीर गाथा काल कहा गया। इसी प्रकार भक्ति काल में भक्ति संबंधी रचनाएं हुई तो इसे भक्ति काल कहा गया। इसी प्रकार सभी कालों के नाम उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर रखे गए। परिभाषा देखेंगे बच्चों। अतीत के तथ्यों का वर्णन काल क्रम के अनुसार इतिहास कहलाता है। अतीत के तथ्यों का वर्णन काल क्रम के अनुसार इतिहास कहलाता है। पद्य साहित्य का विकास हम देखेंगे बच्चों। पद्य साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा काल है आदिकाल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा काल है पूर्व मध्य काल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्य काल, जिसको रीतिकाल कहते हैं। और चौथा है हमारा आधुनिक काल, जिसे हम वर्तमान काल भी कहते हैं। बच्चों, इन चारों कालों की समय सीमा निश्चित है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। सभी कालों की एक नियत समय सीमा है। हम देखेंगे, हमारा आदिकाल सन 993 से 1318 तक है, और अगर संवत में देखते हैं तो 1050 से 1375 तक है। दूसरा हमारा पूर्व मध्यकाल सन 1318 से 1643 तक है, और संवत में 1375 से 1700 तक है। तीसरा उत्तर मध्यकाल, ये सन 1643 से 1843 तक है, संवत 1700 से 1900 तक है। आधुनिक काल सन 1843 से अब तक, और अगर हम संवत में देखें तो 1900 से अब तक। इस प्रकार सभी कालों का समय सीमा निर्धारित है। बच्चों, आप इनकी समय सीमा सन में भी याद करेंगे और संवत में भी याद करेंगे।
आप इनको चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। सन की समय सीमा अलग लिख लीजिए और संवत की समय सीमा अलग लिखेंगे। सबसे प्रथम काल है वीर गाथा काल। सबसे प्रथम हमारा काल है वीर गाथा काल। इसे हम आदि काल भी कहते हैं। बच्चों, ये हमारा प्रारंभिक काल है। विक्रम संवत 1050 से 1375 तक हिंदी साहित्य में युद्धनाद, शस्त्रास्त्रों की झंकार एवं कोलाहल विद्यमान है। इस काल में एकता के अभाव में युद्धों की प्रधानता रही। उस समय के कवियों में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा। अतः इस काल का नामकरण वीर गाथा काल हुआ। बच्चों, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं। तो इसमें हम इस उत्तर को लिख सकते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल इन विशेष प्रवृत्तियों के कारण कहते हैं। इस काल में कवि प्रायः राजाश्रित रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे। अपने राजाओं की शौर्य गाथा का वर्णन गा गा कर किया करते थे। इस युग की प्रमुख धारणा मनोरंजन की थी। इस प्रकार ये हो गई वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। आगे हम देखते हैं वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अगर हमसे पॉइंट में पूछा जाए तो हम वीर गाथा काल की विशेषताएं लिख सकते हैं। पहला है राज्य आश्रित चारण कवि। दूसरा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तीसरा, सजीव युद्ध वर्णन। चौथा, चरित काव्यों की रचना। पांचवी विशेषता है वीर तथा श्रृंगार रसों की प्रधानता। अगली विशेषता, राजस्थानी अपभ्रंश, खड़ी बोली तथा मिश्रित भाषा। और अंतिम विशेषता है छप्पे और दोहा छंद का प्रयोग। इस प्रकार हम वीरगाथा काल की विशेषताएं लिख सकते हैं। वीरगाथा काल के कवि देखेंगे। सबसे पहले कवि हैं दलपति विजय, जिन्होंने रचना की है खुमान रासों की। नरपति नाल, इन्होंने वीसलदेव रासों की रचना की। चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो। जगनिक, परमाल रासो। अमीर खुसरो, पहेलियाँ और दोहे। और नल्ल सिंह, विजयपाल रासो। बच्चों, इस काल में रासो ग्रंथ की रचनाएं विशेष तौर पर की जाती थीं। दूसरा हमारा काल है भक्ति काल। हमारा दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल संवत 1375 से प्रारंभ होकर संवत 1700 तक समाप्त हुआ। बच्चों, संवत 1375 से संवत 1700 तक ये काल रहा है। भक्ति काल की हम प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है ईश्वर भक्ति। इस काल में ईश्वर भक्ति की ओर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष जोर दिया गया। दूसरा है गुरु महिमा। तीसरा, सादा जीवन। समन्वय की भावना। राजाश्रय से मुक्ति, कवियों को राजाश्रय से मुक्ति मिल गई। विविध रसों का परिपाक और भाषा की विविधता। ये हैं भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल की विशेषताओं के बाद हम देखेंगे भक्ति काल के भेद। भक्ति काल के दो भेद होते हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। बच्चों, इसको हम निराकार भक्ति और साकार भक्ति भी कह सकते हैं। दो धाराएं थी, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी दो धाराएं थी, दो शाखाएं थी। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में भी दो शाखाएं थीं।
निर्गुण भक्ति धारा की पहली शाखा है प्रेम मार्ग की शाखा। निर्गुण भक्ति धारा की दूसरी शाखा है ज्ञान मार्ग की शाखा। सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आपको इन शाखाओं का वर्गीकरण आसानी से समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे कि प्रेम मार्ग शाखा में कवि का नाम लिखा है जायसी और उनकी एक रचना भी मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख दी है। जायसी की रचना है पद्मावत। जायसी की रचना लिखी है पद्मावत। अगले में ज्ञान मार्ग की शाखा में देखिए कबीर लिखे हुए हैं और कबीर की रचना है बीजक। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और तुलसीदास की रचना रामचरितमानस। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास और उनकी रचना है सूरसागर। इस प्रकार हमने एक ही नज़र में भक्ति काल के भेद, उनकी चारों शाखाएं और चारों शाखाओं के प्रमुख कवियों के नाम व उनकी रचनाएं लिख ली हैं। बच्चों, आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बनाएंगे। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से भक्ति काल के भेद को जान पाएंगे। आगे हम देखेंगे निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत प्रेम मार्ग शाखा में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना है पद्मावत। कुतुबन मेघावती, मंझन मधुमालती, उस्मान चित्रावली, आलम माधवा नल। ज्ञान मार्ग की शाखा में हम देखेंगे कबीर दास, जिनकी रचना है साखी सवर बीजक। दादू दयाल, इनकी रचना है साखी और पद। रेदास, रेदास के पद होते हैं। और सुंदर दास, इनकी रचना का नाम है सुंदर विलास। ये हैं ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सर्वप्रथम जो कवि हैं वे हैं तुलसीदास, जिनकी रचना है रामचरितमानस। नाभादास, इनकी रचना है भक्तमाल। अग्रदास, अग्रदास की रचना है राम ध्यान मंजरी। रघुराज सिंह, राम स्वयंवर। और तुलसीदास की भी अन्य रचनाएं यहाँ लिखी हुई हैं, कवितावली और दोहावली। कृष्ण भक्ति शाखा में देखिए बच्चों, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, इनकी रचना है सूरसागर और सूरसारावली। अगले हैं कृष्णदास, भ्रमरगीत प्रेम तत्व। कुंभनदास पद। रहीम दोहावली और सतसई। मीराबाई गीत गोविंद का टीका। इस प्रकार निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा के विशेष कवि उनकी शाखाओं के साथ नाम दिए हुए हैं। बच्चों, आपको जो कवि आसानी से याद हो जाएं, आप ऐसे हर शाखा के दो दो कवि और उनकी रचनाओं को याद कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। आगे देखते हैं। हमारा अगला काल है रीति काल। रीति काल में देखते हैं, रीति काल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की काव्यगत रीतिबद्धता की मूल प्रवृत्ति के कारण इसे रीतिकाल कहा है। बच्चों, रीति अर्थात नियम, इसकी रीतिबद्धता के कारण ही इसे रीतिकाल कहा है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। काव्य रचना का उद्देश्य सुख प्राप्ति माना गया। दूसरा, कवि राज्याश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति का साधन बनी। तीसरा, मुक्तक काव्य और गीति काव्य रचनाएं लिखी गईं।
अगली विशेषता है श्रृंगार और नखशिख वर्णन, नायिका का संपूर्ण वर्णन। 5वां है नायिका भेद वर्णन। 6ठी विशेषता है प्रकृति चित्रण। हमारी अगली विशेषता है ब्रज भाषा में रचनाएं। बच्चों, रीतिकाल की बहुत सी विशेषताएं मैंने आपको बतलाई हैं। आगे देखते हैं। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं भी देख लें। वीर एवं श्रृंगार रस के अतिरिक्त शांत रस की रचनाएं की गईं। वीर एवं श्रृंगार रस के अतिरिक्त शांत रस की रचनाएं की गईं। और संस्कृत साहित्य का अत्यधिक प्रभाव इस समय की रचनाओं पर पड़ा। संस्कृत साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। इस प्रकार ये हो गई हैं रीतिकाल की विशेषताएं। आपको जो विशेषता आसानी से याद होती है, अच्छी लगती है, आप वो विशेषताएं याद कर सकते हैं। प्रमुखतः कक्षा 9वीं और 10वीं में तो 4 विशेषताएं पूछी जाती हैं या फिर 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो आप बोर्ड प्रश्नों के आधार पर अपने उत्तरों को तैयार कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे रीतिकाल के भेद। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। 3 भाग हैं बेटा रीतिकाल के, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने रीति में बंधकर रचनाएं लिखी। जो कवि रीति में सिद्ध हो चुके थे वे रीति सिद्ध कवि कहलाए, और जिन कवियों ने रीति से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने भाव प्रकट किए वे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कहलाए। इनमें रीतिबद्ध में प्रमुख हैं केशवदास, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं बिहारी और रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे। केशवदास, जिनकी प्रमुख रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। अगले हमारे कवि हैं बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सतसई। घनानंद, इनकी रचना है सुजान सागर विरह लीला। भूषण, शिवराज भूषण छत्रसाल दशक। मतीराम, इनकी रचना है रसराज। और देव, जिनकी रचना है भाव विलास और रस विलास। इस प्रकार हम रीतिकाल के कवियों के नाम और उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की एक छोटी सी तालिका बनाई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से इन सभी कालों में अंतर देख सकते हैं और एक ही नज़र में आप इनकी विशेषताएं और इनके कवियों के नाम भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये तालिका बहुत पसंद आएगी और आप इस तालिका के माध्यम से आसानी से इस विषय वस्तु को समझ भी सकेंगे। आप देखिए ज़रा, मैंने विशेष करके आपके लिए ये तालिका बनाई है, जिसमें मैंने आदिकाल की 4 विशेषताएं लिख दी हैं, 4 प्रवृत्ति लिखी हैं और साथ ही 4 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं भी लिखी हैं। इसी प्रकार आप भक्ति काल में देखेंगे, भक्ति काल की भी मैंने 4 विशेषताएं और उनके 4 कवि व उनकी रचनाओं के नाम लिखे हैं। आप इस तालिका के माध्यम से आसानी से इन काल की प्रवृत्तियों को जान सकते हैं। आगे देखेंगे, रीतिकाल में भी उसी प्रकार से तालिका बना दी गई है। आप इस तालिका के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से याद कर सकते हैं और पूरे पद्य साहित्य के विकास को विस्तार से समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक विशेष चित्र भी बनाया है। इस चित्र के माध्यम से आप पद्य साहित्य के विकास क्रम को समझ पाएंगे। एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। पहला है हमारा वीर गाथा काल।
जो 1050 से 1375 तक है। दूसरा है भक्तिकाल जो 1375 से 1700 तक है। तीसरा रीतिकाल जो 1700 से 1900 तक है। और चौथा है आधुनिक काल जो 1900 से अब तक है। बच्चों, आप भी अपनी कॉपी में इस तरह का चित्र बना लेंगे। भक्ति काल के भी काल विभाजन किए गए हैं। यहाँ पे भक्ति काल का काल विभाजन हुआ है सगुण धारा, निर्गुण धारा। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। इसी प्रकार आप देखेंगे रीति काल में जगह के अभाव के कारण 3 की जगह पर 2 इनके भेद लिखे हुए हैं। आप इसमें एक भेद और जोड़ लेंगे, इसमें आप रीति सिद्ध भी जोड़ लेंगे, रीति सिद्धि भी जोड़ेंगे इसमें। इस प्रकार ये रीतिकाल के भेद हो गए। और आधुनिक काल के 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद भी इस चित्र में थोड़ी सी ही जगह में लिख दिए गए हैं ताकि एक ही निगाह में, एक ही नज़र में आप इस चित्र के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, आज मैंने आपको हिंदी 3 कालों के बारे में बताया है, वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीतिकाल। अब मैं अगली वीडियो में आपको आधुनिक काल और उसके सभी भागों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने आपके लिए हिंदी कक्षा में जो विषय वस्तु उपलब्ध कराई है ये आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी इसके नोट्स बनाते जाएं और अगर आपको पहली बार में ये वीडियो का कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप इसे कम से कम 2 बार अवश्य देखें, आपको ये अवश्य समझ में आएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी पूरी पढ़ाई करवाऊँगी और आप अच्छे नंबरों से वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण भी होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।